Assalamu alaikum. My name is Sana Imam. My roll number is 5080. My assignment topic is Gauss method and effect of temperature on magnetic properties of complexes. First of all, I will explain Gauss method. Gauss method जो है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रपोज किया था फ्रेंच फिजिस्ट लुइस गॉर्जेस गोए ने इन 1889 में। उसने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था जिससे ये शो होता था कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी के या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो किसी भी मटेरियल के इंट्रैक्शन से यूनिफॉर्म में आने के बाद मतलब कि जो फोर्स है उसके प्रोपोर्शनल होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डोनेट काई से किया जाता है और ये इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एक सब्सटेंस को जब मैग्नेटिक फील्ड में मतलब कि रखा जाता है, जब उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, जो उसकी मैग्नेटाइजेशन आती है उसको मेजर करने की एबिलिटी को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई इक्वल टू एम ओवर एच। एम जो है वो मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल है और एच अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। गोइज मेथड का जो प्रिंसिपल है वो फॉलोइंग फैक्ट्स पर बेस्ड करता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का वेट्स ज़्यादा होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का वेट्स लेस होता है किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। जो गोइज मतलब कि ये गोइज का ये ऑपरेटर्स दिखाया गया है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि गोइज ट्यूब पैक्ड की जाती है सैंपल के साथ और इसे प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में और ईच जो एंड है ग्लास ट्यूब के उसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस करवाई जाती है। गोई ट्यूब जो पैक की जाती है उसकी हाइट होती है 10 और 15 सेंटीमीटर और फिर ट्यूब को लटका दिया जाता है बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स ताकि जो उसका बॉटम है ट्यूब का, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसके दरमियान इस ट्यूब को लटका दिया जाता है। जो बॉटम है नीचे वाला हिस्सा इस ट्यूब का वो जो है सेंटर में आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के और टॉप जो है ऊपर वाला हिस्सा स्पेसिमेन का या ट्यूब का वो बाहर होना चाहिए मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड से। वर्किंग क्या है गोइस बैलेंस की कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली जो इसको काउंटर बैलेंस्ड को प्लेस किया जाता है इसमें वेट प्लेस किए जाते हैं। पहले इसको ट्यूब लटकाई जाती है, फिर दूसरी तरफ वेट प्लेस किए जाते हैं, फिर करंट ऑन कर दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। ये जो नॉर्थ और साउथ इलेक्ट्रोमैग्नेट रखे हुए हैं इनमें करंट ऑन कर दिया जाता है। अगर तो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है तो सिलिंड्रिकल ट्यूब जो है वो डाउनवर्ड, ये वाली ट्यूब ये डाउनवर्ड चली जाएगी और अगर तो सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है तो ये सिलिंड्रिकल ट्यूब है ये अपवर्ड को मूव कर जाएगी। इसके बाद है जो फर्स्ट केस पैरामैग्नेटिज्म का, मतलब कि पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं उनका एक्स्ट्रा वेट होता है और वो जो वेट इस वाले पैन में वेट जो है वो ऐड किया जाता है, लेकिन डायमैग्नेटिक के केस में इस पैन से वेट को रिमूव किया जाता है। आगे जो है वो उसकी कैलकुलेशन है गोइस मेथड की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट कर रही होती है किसी भी स्पेसिमेन पर या सैंपल पर जो सिलिंड्रिकल ट्यूब में लिया जाता है वो होती है F इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू काई माइनस काई ए ब्रैकेट क्लोज AH2। मतलब कि ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे काई जो है वो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी है सैंपल की, काई ए है वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर, H और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और ए है वो एरिया है ट्यूब्स का। अगर तो मतलब कि हम सैंपल की मैस में चेंज करते हैं तो जो फोर्स एक्ट कर रही है सैंपल पर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो हो जाएगी F इज़ इक्वल टू डेल M मल्टीप्लाई जी। ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करने से आता है डेल M मल्टीप्लाई जी इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू काई माइनस काई AH2। ये इक्वेशन 3 हो गई है, जहाँ पे जो जी है वो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से और काई ए की वैल्यू है 0.03 10 - 6 और जो वैल्यू है डेल M जी ए एंड H वो नॉन है। इक्वेशन 3 को यूज़ करते हुए जो काई की वैल्यू है वो क्या की कैलकुलेट की जा सकती है। उसके बाद वो जो कैलकुलेशंस है मतलब कि अगर मेजरिंग के दौरान नेसेसिटी ऑफ मेजरिंग H एंड K कैन बी एलिमिनेट किया जाता है। अगर फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है उसमें जो सब्सटेंस है जो सैंपल यूज़ किया जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में सेम ही सिलिंड्रिकल ट्यूब पर जो स्पेसिमेन यूज़ किया जा रहा है, अगर उसकी ससेप्टिबिलिटी हमें नॉन है तो हम जो है वो H और A को वहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं और इस पर्पज़ के लिए स्टैंडर्ड सब्सटेंस के तौर पर जो यूज़ किया जाता है वो वाटर है। फॉर स्पेसिमेन सैंपल
del ms मल्टीप्लाई g इज इक्वल टू 1/2 काई s माइनस काई a AH2, ये इक्वेशन 4 है। इसी तरह फॉर वाटर के लिए del mw मल्टीप्लाई g इज इक्वल टू 1/2 काई w माइनस काई a AH2, ये इक्वेशन है 5। अगर इन दोनों इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को डिवाइड करने से वी गेट del ms मल्टीप्लाई g ओवर del mw मल्टीप्लाई g इज इक्वल टू 1/2 काई s माइनस काई a AH2 ओवर 1/2 काई w माइनस काई a AH2। ये कैंसिल हो जाएंगे, AH2 1/2 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रह जाएगा del ms मल्टीप्लाई g ओवर del mw मल्टीप्लाई g इज इक्वल टू काई s माइनस काई a काई w माइनस काई a। जी भी कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो इक्वेशन रह जाएगी वो ये है del ms ओवर del mw इज इक्वल टू काई s माइनस काई a ओवर काई w माइनस काई a। यहाँ पे जो del ms है वो वेट चेंज है सैम्पल में जब उसको मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि में प्लेस किया जाता है, और del mw है वो वाटर के वेट में चेंज है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। काई s जो है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सैम्पल है, और काई w और काई a जो है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ वाटर और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर है। उसके बाद एडवांटेजेस हैं, मतलब कि गॉयस मेथड के मतलब कि एडवांटेजेस क्या हैं। तो ये जो मेथड है ये मेटल और एलॉयस मतलब कि इस मेथड से मेटल और एलॉयस की मेजरमेंट बहुत इजीली की जा सकती है, और इस मेथड द सैम्पल हैज़ ओनली टू बी कास्ट और शेप टू सिलेंडर, मतलब कि जो सैम्पल है उसकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल होनी चाहिए ताकि वो ट्यूब में फिट हो। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज़ ऑफ पाउडर सैम्पल कैन बी डिटरमाइंड बाय पैकिंग सैम्पल इनटू ग्लास कैपिलरी बाय मेकिंग करेक्शन फॉर ग्लास की करेक्शन करते हुए जो पाउडर सैम्पल हैं उनकी भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज़ को इस मेथड के ज़रिए मतलब कि मेजर किया जा सकता है, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इजीली मेजर की जा सकती है इसको यूज़ करते हुए, इस मेथड को यूज़ करते हुए। डिसएडवांटेजेस हैं गॉयस मेथड के कि ये यूज़फुल नहीं है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी गैस और वेपर सैम्पल्स की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज़ इससे हम लोग मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद जो है द गॉयस मेथड कैन बी कन्वीनियंटली यूज टू डिटरमाइन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एट एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब कि एलिवेटेड टेम्परेचर पर जो गॉयस मेथड है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर करने के लिए यूज़ होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500, मतलब कि एक मखसूस रेंज है टेम्परेचर की, इससे ज़्यादा नहीं। जो गॉयस मेथड है वो एरर्स शो करता है इन प्रेजेंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है तो जो गॉयस मेथड है वो क्या है, एरर्स शो करता है। यहाँ पे एंड हो गया है मेरे टॉपिक मतलब कि गॉयस मेथड का। इसके बाद सेकंड टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्सेस। तो सबसे मतलब कि इसमें हमने बताना है कि क्या इफ़ेक्ट है कम्प्लेक्सेस पर, कम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर टेम्परेचर का। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो क्यूरी लॉ को ओबे करते हैं। क्यूरी लॉ है काई इज़ इक्वल टू C ओवर T। यहाँ पे C जो है वो क्यूरी कांस्टेंट है। प्लॉट जो ये प्लॉट मैंने ड्रा किया है, ये ड्रा किया जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के वर्सेस। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी शुड गिव अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आती है जिससे स्लोप पास होता है वो होता है 1/c। ओरिजिन से स्लोप पास होता है, जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और स्लोप बनता है 1/c। और काफ़ी जो सब्सटेंसेस हैं वो स्ट्रेट लाइन देते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी इंटरसेप्ट हो तो वो क्यूरी वेस लॉ को ओबे करते हैं। क्यूरी वेस लॉ है काई इज इक्वल टू C ओवर T प्लस फाई को यहाँ पे क्यूरी वेस कांस्टेंट कहा जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है सिमिलर एक्सप्रेशन वेयर काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड, बट नाउ द कांस्टेंट C इज गिवन बाय द लेग्विन एक्सप्रेशन विच रिलेट्स द ससेप्टिबिलिटी टू द मैग्नेटिक मूवमेंट। मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक अप्रोच के मुताबिक मतलब कि मैकेनिक अप्रोच के मुताबिक कहा गया जो काई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और C जो अगर कांस्टेंट लिया जाए तो वो लेग्विन एक्सप्रेशन शो करता है। लेग्विन एक्सप्रेशन क्या कहता है कि ससेप्टिबिलिटी किससे रिलेट करती है, मैग्नेटिक मूवमेंट से। काई m इज इक्वल टू n म्यू स्क्वायर ओवर 3kT। n जो है यहाँ पे एवोगाड्रोस नंबर है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अगर हम इस इक्वेशन को, ये ऊपर वाली इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं तो वो आएगा म्यू इज इक्वल टू 2.282 अंडर रूट काई m T b डॉट m। टू टाइप्स के मैग्नेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एक होते हैं डायमैग्नेटिक, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स हैं, तो वो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। All the substances possess the property of diamagnetism due to presence of closed shells
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सब्सटेंस के अंदर जो क्लोज शेल हैं उनकी वजह से तमाम जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या करते हैं, डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं। इसके बाद है पैरामैग्नेटिज्म ड्राइव्स किया जाता है स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इस टाइप की मैग्नेटिज्म जो होती है, ये टाइप की मैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म, ये कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स में होती है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्पिन या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के दौरान एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन पेयर, अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में हों, इन विच द पैरामैग्नेटिक सेंटर्स आर सेपरेटेड बाय डायमैग्नेटिक एटम्स विद इन द सैंपल आर सेड टू बी मैग्नेटिकली डाइल्यूट, तो वो मैग्नेटिकली डाइल्यूट होंगे। अगर तो डायमैग्नेटिक एटम्स को रिमूव कर दिया जाए सिस्टम से, तो जो पैरामैग्नेटिक सेंटर्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और करीब आ जाएंगे। इस अट्रैक्शन की वजह से वो फेरोमैग्नेटिज्म होगा, मतलब कि एक केस फेरोमैग्नेटिज्म होगा, फेरोमैग्नेटिज्म जिसमें नेबरिंग मैग्नेटिक डाइपोल्स अलाइंड हो जाते हैं सेम डायरेक्शन में, और दूसरा केस होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म जिसमें मैग्नेटिक डाइपोल्स अलाइन तो होते हैं लेकिन अल्टरनेट डायरेक्शंस में। टू फॉर्म्स की पैरामैग्नेटिज्म शो होती है, करैक्टरिस्टिक्स मतलब कि टू फॉर्म्स की शो करती हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विद टेम्परेचर। पैरामैग्नेटिज्म जो कंपाउंड हैं वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के साथ दो तरह से शो करते हैं। ये मैंने ग्राफ बनाया है, एक नील पॉइंट पर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, क्यूरी पॉइंट पर अबव एंटी फेरोमैग्नेटिज्म हो। तो फेरोमैग्नेटिज्म के केस में अगर तो अबव क्यूरी पॉइंट से, मतलब कि क्यूरी पॉइंट से अबव है तो मटेरियल जो होगा वो नॉर्मल पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर शो करेगा, लेकिन अगर तो बिलो क्यूरी पॉइंट आ जाता है इस यहाँ पे, तो बिलो होगा क्यूरी पॉइंट से, तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। और फेरोमैग्नेटिज्म किस कंपाउंड में पाया जाता है, फेरोमैग्नेटिज्म बिहेवियर वो है आयरन और एलॉयज़ के कंपाउंड में। लेकिन अगर तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म मतलब कि बिहेवियर होता है, करैक्टरिस्टिक एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की होती है, तो अबव द नील पॉइंट से अबव जो है वो आएगा, मतलब कि वो जो मटेरियल होंगे वो वीक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे लोअर से लोअर टेम्परेचर पर भी। और अगर तो बिलो द नील पॉइंट आएगा तो वो वीक मतलब कि एसेंशियली वीक शो करेंगे प्रॉपर्टीज़। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म जो है वो कॉमनली पाया जाता है ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स ऑक्साइड्स सच एज TCl3 and VCl3। थैंक यू, ये मेरा टॉपिक था।